हाँ जी, तो गुड इवनिंग। ये क्वेश्चन करना है आपको, 1 मिनट बची है, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। फिफ्टी थ्री हो गए भाई, टाइम अप। अब सब नोटबुक और पेन रख देंगे और बोर्ड। आंसर नहीं आ रहा है। हाँ, आंसर नहीं आ रहा होगा क्योंकि टाइम आपको कम मिला है। कोई बात नहीं, अब आप आंसर देखेंगे कि कैसे निकालना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कराने का मेरा मुद्दा सिर्फ आंसर निकालना नहीं है, मुझे आपको यूनिट कन्वर्जन सिखाना है एक्चुअली। तो यूनिट कन्वर्जन भी सीख लेंगे और क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। बच्चे, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के एक्चुअली दो तरीके हैं और मैं आपको दोनों बताऊंगा। पहले लंबे वाला बताऊंगा। लंबा इसलिए है वो क्योंकि इसके अंदर फिर सारी चीजें बता दूंगा। फिर सेकंड आपका जो है 2 मिनट में हो जाएगा। पहला लंबा मेथड शुरू करते हैं जो 10-15 मिनट के लगभग चलेगा। तो पहला मेथड जो है बच्चों, देखिए बच्चों, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिख रखा है, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 4 मोल्स ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइंग 5 dm क्यूब एट 3.32 बार। यानी सर ऐसे कोई गैस है, सर इस गैस के जो है वॉल्यूम दे रखे हैं हमको 5 dm क्यूब, सर इसका प्रेशर दिए हैं 3.32 बार, और सर इसके मोल्स बताए हमको 4 मोल्स। सर टेम्परेचर पूछा है इस गैस का। तो सबसे पहली बात बच्चों, ये फर्स्ट स्टेज है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था 2 स्टेज बन रही थी, उसके अंदर फिर हम 2 बार पीवी इक्वल एनआरटी लगा के फिर उन दो इक्वेशंस को कंपेयर करके एक रिलेशन लेके आ रहे थे, वहां से आंसर आ रहा था। ठीक है सर, तो मुद्दे की बात यह है बच्चों कि पीवी इक्वल एनआरटी आप उतनी बार लगा सकते हो जितनी आपके पास स्टेजेस है। आपका कंटेनर जितनी बार किसी नई स्टेज में आ रहा है, आप पीवी इक्वल एनआरटी लगा सकते हो, आपको एक नई इक्वेशन मिल जाएगी। फिर उन सारी इक्वेशंस को आप डील करके अपने वेरिएबल सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वे वो जो है फिर मैथमेटिक्स बच जाएगा। लेकिन बात यह है कि आप एक कंटेनर के ऊपर एक बार पीवी इक्वल एनआरटी लगा के ही एक यूनिक इक्वेशन ले सकते हो। ठीक है सर, तो इसका मतलब पीवी इक्वल एनआरटी इसके ऊपर लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन बच्चों जब पीवी इक्वल एनआरटी लगाते हैं ना, तो यूनिट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 लोग हैं और उन पांचों की यूनिट्स का हमें आइडिया होना चाहिए। अच्छा बच्चों, मैंने जो है आपको 2 R की वैल्यूज बताई थी, ये जूल और मोल और केल्विन में इसके डिवाइड में लिख रहा हूँ, इसकी पावर -1 और -1 लिखते हैं। ठीक है सर, एक तो ये हो गया। दूसरा है बच्चों 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। सर ये यूनिट्स जो है इनसे वैल्यू क्यों बदल रही है? वैल्यू बच्चों इसलिए बदल रही है क्योंकि आपने ये जो जूल लिखा हुआ ना, ये एक्चुअली है पास्कल इंटू मीटर क्यूब। 1 पास्कल इंटू 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है बच्चों 1 जूल। ठीक है जी, तो बच्चों ये जो लिख रखा है ये एक्चुअली में पास्कल इंटू मीटर क्यूब लिख रखा है। तो मैं इसको यहाँ पे अब जूल की जगह पास्कल इंटू मीटर क्यूब लिख देता हूँ ताकि समझ में आए कि यूनिट्स का क्या मामला है सर आर के साथ। बच्चों पास्कल डॉट मीटर क्यूब। बच्चों मैंने कहा था कि जब आप ये वाला आर यूज करोगे तो आप जो वॉल्यूम और प्रेशर की यूनिट्स लोगे वो होंगी पास्कल और मीटर क्यूब। ये जो है मैंने कोई हवा में तीर नहीं मारा था, इसके पीछे एक लॉजिक है। मैं पीवी इक्वल एनआरटी में प्रेशर वॉल्यूम इन सब की यूनिट्स लिख रहा हूँ, सिर्फ यूनिट्स, और आर की भी लिखूंगा। बच्चों प्रेशर की यूनिट मैंने लिखी कि मैं पास्कल ले रहा हूँ, उसके बाद मैंने लिखा वॉल्यूम, उसके बाद बच्चों मोल्स की मोल,
उसके बाद आर जो है, अगर मैं ऊपर वाला ले रहा हूं तभी मैंने पास्कल और मीटर क्यूब लिया है, तो ऊपर वाला सर जब आप लेंगे आर का यूनिट तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। और सर टेम्परेचर की यूनिट हो गई के केल्विन। बच्चों अगर ध्यान से देखोगे सारी की सारी यूनिट्स आपस में कट के 1 = 1 मिलेगा। ये 1 = 1 अचीव करने के लिए ही मैंने कहा था कि जब आप आर की ऊपर वाली वैल्यू यूज करेंगे तो पास्कल और मीटर क्यूब करेंगे, ऐसे बच्चों अगर नीचे वाली वैल्यू यूज करेंगे तो लीटर और एटीएम यूज करेंगे, उससे क्या होगा आपका 1 = 1 मिल जाएगा आपको। ठीक है सर। सर 1 = 1 क्यों जरूरी है? 1 = 1 इस बच्चों कंफर्मेशन की आपने कोई मिस्टेक नहीं है, यूनिट की वजह से कोई मिस्टेक नहीं की है। ठीक है सर, 1 = 1 करना है इसलिए जो है यूनिट्स का सेट है ये। ठीक है, तो बच्चों यूनिट्स देख के आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि सर ये वाला जो आर है इसके लिए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल्स की अगर आप यूनिट लिखें तो पास्कल, मीटर क्यूब, केल्विन और मोल। सर सेकंड वाले के लिए जब लिखेंगे, इस वाले के लिए ये है, तो सर सेकंड वाले के लिए यहाँ पे एटीएम, यहाँ पे लीटर, यहाँ पे केल्विन सर, और यहाँ पे मोल। ठीक है सर, आप देखेंगे सर ऊपर वाले आर में देखेंगे पास्कल के लिए पास्कल, मीटर क्यूब के लिए मीटर क्यूब, मोल के लिए मोल और केल्विन के लिए सर केल्विन। नीचे वाले के अंदर भी सर लीटर और एटीएम जो है वो ठीक है, केल्विन और मोल होते ही है। यानी सर आप जो है ये करते हैं कि जब आर की वैल्यू आप डिसाइड कर लेते हैं एसआई यूनिट वाला, यूनिट के लिए देखो बच्चे मैंने क्या कहा है दीपक मैंने यूनिट के लिए सिर्फ इतना कहा है कि मैं पीवी = एनआरटी में जो जो यूनिट्स ले रहा हूँ, मान लीजिए इस केस की बात कर रहा हूँ, जब मैंने आपको कहा था, सब बच्चे सुन लेंगे दोबारा रिफ्रेश हो जाएगा, कि ये वाली जो यूनिट मैं लेना चाहूँ ऊपर वाली, तब मैंने आपको क्या कहा था कि पास्कल और मीटर क्यूब का सेट लीजिए। ठीक है, तो ऐसा क्यों कहा था मैं ये समझा रहा हूँ, इसका क्या फायदा है यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। इसका फायदा समझ में आएगा बच्चे कि मान लीजिए आप आर ऊपर वाला ले रहे हैं, उस केस के अंदर आप पास्कल देंगे प्रेशर की यूनिट, तो मैं पीवी = एनआरटी में जो जो चीजें हैं उनकी यूनिट्स लिख रहा हूँ, सिर्फ यूनिट्स। तो प्रेशर की यूनिट लिखी बच्चे मैंने पास्कल, वॉल्यूम की लिखी मीटर क्यूब, मोल की लिखी मोल, आर की जो है मैंने यूनिट लिखी है पास्कल इंटू मीटर क्यूब, ये जूल होता है पास्कल इंटू मीटर क्यूब, जब शुरू में पढ़ाया था तो जूल लिखा होगा मैंने इसको। ठीक है, बाई मोल डॉट केल्विन, और ऊपर टेम्परेचर की यूनिट केल्विन। जब बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब ना कट जाएंगे और हमें मिल जाएगा 1 = 1। हर इक्वेशन के अंदर यूनिट्स ऐसे ही रखनी होती है कि आपको 1 = 1 मिल रहा हो। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई कि 1 = 1 लिखना होता है। उसके बाद मैंने ये बताया बच्चे कि मैंने पास्कल, मीटर क्यूब ये सेट एक बताया, और नीचे वाली वैल्यू के लिए बताया लीटर और एटीएम का। वो इसीलिए बताया कि जब आप इनकी यूनिट्स ऐसे चेक करेंगे तो अगर ऊपर वाला केस देखेंगे तो पास्कल के लिए यहाँ पे पास्कल है, मीटर क्यूब के लिए मीटर क्यूब है, मोल के लिए मोल है और केल्विन के लिए केल्विन है। ऐसे नीचे वाले में लीटर, एटीएम, केल्विन और मोल प्रेजेंट है। इससे क्या होगा आपकी इक्वेशन 1 = 1 हो जाएगी। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई, मेरे को इक्वेशन 1 = 1 करनी है। फिर कोई बच्चा कहेगा कि सर आपने जो है आर की यूनिट्स मैच करने के लिए, यूनिट्स मैच करने के लिए पी और बी की यूनिट्स में चेंज कराया, पास्कल और मीटर क्यूब में सेट कराई। हाँ जी बच्चों, कोई बच्चा कह सकता है कि सर अगर मैं अपनी प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट सेम रखूं और आर के यूनिट्स में चेंज करूं तो भी सर 1 = 1 तो अचीव हो जाएगा। मैं आर की यूनिट्स ऐसे रख लूंगा कि वो पी और बी से सर मैच हो जाए, के यूनिट्स में चेंज करूं तो ओके। हाँ जी ओके ओके, लेकिन मैंने आपको ये करने के लिए नहीं कहा। ये जो है बच्चों ये वाली चीज मेरा सेकंड मेथड होगा। अभी मैं आपको फर्स्ट बता रहा हूँ, ये वाला जो मैंने किया ये मेरा फर्स्ट मेथड है, जिसके अंदर मैं पी और वी की वैल्यूज इस तरीके से एडजस्ट करता हूँ यूनिट्स कि वो आर से मैच कर जाए। सर सेकंड मेथड आप क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? बच्चों यूज नहीं करने का रीजन है, अगर आप आर की वैल्यू को ध्यान से देखें, इसके अंदर बच्चों अगर मैं कन्वर्जन करने जाऊंगा तो जो है मेरा जो नंबर इंक्लूडेड होगा वो होगा 8.314। अगर भगवान ना करे आपका ये डिवीजन बन गया कैलकुलेशन के दौरान, यूनिट कन्वर्जन के दौरान, तो सारा मूड खराब। अगर आपका 123/8.314 बन गया तो सर खेल ही खत्म। अगर मान लो आपका 123 × 8.314 बन गया
सर दिमाग खराब हो जाएगा। यानी कि बच्चों ये जो वैल्यूज हैं आर की, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज हैं। इससे क्या होगा सर, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ठीक है सर, तो इसलिए आपने कहा कि आर का कन्वर्जन ना छेड़ने की बजाय, क्योंकि इसमें पहले ही पता है कि कैलकुलेशन बहुत बेकार होने वाली है, तो आपने फर्स्ट जो है मेथड वो कहा था। ठीक है, फर्स्ट मेथड कहा था, उसके अंदर क्या करते हैं बच्चों, आर की यूनिट के अनुसार हम प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट चेंज कर लेते हैं। तो फर्स्ट मेथड के तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ये सारी चीजें मैं मिटा रहा हूँ, ये आपको समझ आ गया कि आर की जो यूनिट्स है वो कैसे रखनी होती है और क्यों रखनी होती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वैल्यूज। P इक्वल 3.32 बार, B इक्वल 5 dm क्यूब, N इक्वल बच्चों 4 मोल्स और T हमें फाइंड आउट करना है। सर T किस यूनिट में आएगा बच्चों, जो भी आपने यूनिट्स ली थी ना R की, अगर आप कोई अलग चीज फाइंड आउट कर रहे हो तो R के अंदर आपने उसकी जो यूनिट ली है उसी यूनिट में वो चीज आ जाएगी। ठीक है सर, अब बच्चों बात ये आती है कि सर R की वैल्यू 8.314 लोगे या R की वैल्यू 0.081। इस केस में बच्चों प्रेशर ये होता है और ये लीटर एटीएम होता है, पीछे m डॉट के, ठीक है, बाई m डॉट के शॉर्ट में लिख दिया। अब देखो बच्चों, अगर मैं सेकंड यूनिट का यूज करूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बार को एटीएम में ले जाना पड़ेगा, बार को एटीएम में ले जाऊंगा। नाउ बच्चों 1 एटीएम इज 1.01325 बार, यानी कि अगर मैं एक बार की वैल्यू यहाँ पे रखना चाहूंगा तो मैं क्या रखूंगा, 1/1.01325 एटीएम। ऊपर जब मैं इस वैल्यू को रख दूंगा तो मेरा जो है आंसर कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, इतने एटीएम बन गए। सर एटीएम तो हमने बना लिए, ये डिवाइड कौन करेगा, ये तो बहुत बेकार हो गया, बिल्कुल बहुत बेकार हो गया। इसलिए मैं कहता हूं बच्चों कि फर्स्ट वाला आर यूज कर लेते हैं। अगर फर्स्ट वाला मैं आर यूज करूंगा तो मुझे बार को कन्वर्ट करना पड़ेगा पास्कल में। उसका रिलेशन बहुत बढ़िया है, 1 बार इक्वल 10⁵ पास्कल। इसकी वैल्यू रखोगे मस्त, यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा P इक्वल 3.32। यहाँ से वैल्यू उठाई एक बार की, वो आ जाएगी 10⁵ पास्कल। ठीक है सर, ये वाला जो है ये मस्त है, ये वाली वैल्यू 8.314 वाली, ये वाली यूज करेंगे, बिल्कुल ये वाली यूज करेंगे, क्योंकि हमें हमेशा कैलकुलेशन बच्चों मिनिमम रखनी होती है। जब मिनिमम कैलकुलेशन रखने का क्या फायदा सर, एक तो जो है मन को सुकून मिलता है, उसके अलावा अगर टेक्निकली देखें तो बच्चों लेस कैलकुलेशन, लेस टाइम, लेस या इजी कैलकुलेशन, सेकंड होता है बच्चों लेस चांस ऑफ मिस्टेक। दोनों ही चीजों में अपना पूरा पूरा फायदा है, इसलिए मेरा लेस कैलकुलेशन और इजी कैलकुलेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। हो सकता है और टीचर्स इस बात पे ये नहीं कह रहा हूँ, वो मान के चल रहा हूँ कि आपको पता ही होगा कि लेस कैलकुलेशन रखिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, उसके अंदर न्यूमेरिकल्स होंगे, उसमें भर भर के कैलकुलेशन ही करनी है। तो अच्छी बात अगर हम पहले इस बात को कंफर्म कर लें कि सब बच्चे कैलकुलेशन ईजी रखेंगे, उससे सबका टाइम भी बचेगा और मिस्टेक्स भी नहीं होगी। ठीक है सर, तो इसका कन्वर्जन कर दो सर, ज्यादा बातें ना करते हुए। तो ये लिख दिया बच्चों मैंने 10⁵ पास्कल। अब बच्चों वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में। सर डीएम क्यूब को मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करूं बच्चों, कुछ नहीं करना, डीएम क्यूब, डीएम और मीटर का इनका जो रिलेशन है सर इसका क्यूब कर दो। सर इनका रिलेशन भी मुझे तो नहीं पता कि एक डीएम में कितने मीटर होते हैं, तो अगर नहीं पता है बच्चों तो वो करने का मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ। आप लोग सब एक स्क्रीनशॉट लेंगे एक टेबल का, वो जो टेबल है वो ये है, ठीक है, सब लोग इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें। You have 10 seconds to take the screenshot. ओके, एक बच्चे ने कहा है तो 5 सेकंड और दूंगा, फर्स्ट से 5 सेकंड और एक्स्ट्रा, सबका हो गया होगा मान रहा हूँ। अगर ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, टेबल आपको मिल जाएगी। अभी के लिए टेबल मैं आपको समझा ही रहा हूँ। ठीक है सर, जो टेबल दिखाई है उसका क्या काम है बच्चों, उसके अंदर ना 5 कॉलम्स है। हमारे काम का है सिर्फ पहले 3 कॉलम्स। सर बाकी के 2 क्यों है
बाकी के दो भी काम के हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं है, किसी को याद रहे तो बढ़िया, वरना काम पहले 3 से मस्त चल जाएगा। ठीक है, तो सर ये टेबल का क्या काम है बच्चों? इस टेबल के पहले 3 कॉलम्स की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर बच्चों आपको कहीं पे लिखा मिलेगा सेंटी, उसके आगे लिखा हुआ सी, और उसके बाद लिखा हुआ 10⁻²। बच्चों दो चीजें होती है, एक होती है प्रीफिक्स यूनिट, एक होती है बेस यूनिट। प्रीफिक्स यूनिट्स क्या होती है बच्चों? सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर। सर बेस यूनिट क्या है बच्चों? जिसके सामने कोई प्रीफिक्स ना हो वो बेस यूनिट। ठीक है, ऐसे ही बच्चों ग्राम में भी लिख सकते हो आप, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम एंड सो ऑन, 10-15 बन जाते हैं। ठीक है, और सर बेस यूनिट ग्राम वाले वेट के केस में क्या हो जाएगी? ग्राम। सर क्या जरूरी है कि बेस यूनिट ऐसा यूनिट हो? बच्चों बिल्कुल जरूरी नहीं है। ग्राम के केस के अंदर किलोग्राम होता है, वो ऐसा यूनिट होता है, और मीटर के केस के अंदर जो बेस यूनिट है वही ऐसा यूनिट होती है। तो इसका ऐसा यूनिट से कोई लेना देना नहीं है कि कौन क्या होगा। ठीक है, अब सर इसका फायदा बताओ कि क्या इस टेबल का काम है? इस टेबल का बच्चों काम ये है कि जब भी आपके पास कोई प्रीफिक्स यूनिट होगी, प्रीफिक्स यूनिट, तो आपको उसका कन्वर्जन करना होगा या तो बेस यूनिट में, या फिर आपको उसका कन्वर्जन करना होगा अदर प्रीफिक्स यूनिट में, अदर पीयू। तो ये दोनों चीज हम सीखेंगे बच्चों। अदर पीयू में क्या करना होगा हमें? पीयू को बेस यूनिट में ले जाएंगे, जो अदर पीयू है उसको भी बेस यूनिट में ले जाएंगे। दो इक्वेशन मिलेगी बच्चों, उसके अंदर से जब आप इक्वेट करोगे तो पीयू और ओपीयू के बीच में रिलेशन मिल जाएगा, क्योंकि बीयू जो है बेस यूनिट आपका कॉमन है। ठीक है सर, सर कैसे करेंगे कन्वर्जन? दोनों चीजें बताएं बच्चों। यहाँ पे मैं आपको कन्वर्जन करके बता रहा हूँ, पहले सेंटीमीटर का मीटर में, सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्जन करेंगे, उससे आपको कन्वर्जन करना समझ में आ जाएगा प्रीफिक्स यूनिट का बेस यूनिट से। ठीक है, फिर दोनों की इक्वेशन कंपेयर करना दिखा दूंगा और फिर काम खत्म। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको सेंटीमीटर को अगर मीटर में ले जाना चाहूँ, यानी कि सर सेंटीमीटर एक प्रीफिक्स यूनिट है, इसको अगर मुझे बेस यूनिट में ले जाना है तो क्या करना है बच्चों? कुछ नहीं करना, इसके सामने जो वैल्यू लिखी है ना, ये टेबल आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी। आप क्या करो, सेंटीमीटर लिखा है, उसके सामने एरो लगाओ, जहां पे सी है उसकी जगह आप इसकी वैल्यू लिख दो, बचा हुआ जो है एज इट इज लिख दो। ये आपका बच्चों कन्वर्जन का रिलेशन आ गया। यानी कि सर अब इसको आप थोड़ा बहुत सेट कर सकते हो, आपकी मर्जी जैसे आपको समझना है। अगर मैं कहूं कि 1 मीटर इक्वल 10⁻² सेंटीमीटर, ये इसी से आया, 10 जो है इधर जाएगा 10⁻², तो 10⁻² बन जाएगा। ये लो बच्चों रिलेशन आ गया। आपको ये भी पता है 1 मीटर के अंदर 100 मीटर होते, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आपको ये पता है कि ये जो जुगाड़ है, ये सिस्टम है, ये बहुत सही है। इससे बच्चों आपको कन्वर्जन करना आ जाएगा। सर सेंटीमीटर का तो पहले ही आता था, इसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो बच्चा आपको बताता हूँ डेसीमीटर का रिलेशन मीटर से, ये हमारे अभी काम भी आएगा। डेसीमीटर का अगर बच्चों मीटर से रिलेशन निकालना है तो क्या करना है? वही करेंगे, डेसीमीटर लिखो, आगे एक एरो लगाओ। डेसी की वैल्यू बच्चों मैं बता देता हूँ अभी के लिए, फिर आप टेबल से याद कर लेना। डेसी का प्रीफिक्स होता है डी, और इसके अंदर बच्चों पावर आती है 10⁻⁻1। मैंने लिख दिया 10⁻⁻1, और मीटर, मेरा रिलेशन आ गया बच्चों 1 डेसीमीटर इक्वल 10⁻⁻1 मीटर। ऐसे बच्चों आप किसी का भी कन्वर्जन कर सकते हो। सेंटीग्राम का सेंटीग्राम से आप ग्राम में जा सकते हो, किलोग्राम में जा सकते हो, सेंटीग्राम से आपको किलोग्राम जाना है तो ठीक है। ये कैसे जाएंगे सर? आपने डेसीमीटर से मीटर तो बता दिया, सेंटीमीटर से मीटर बता दिया। अगर सर सेंटीमीटर से डेसीमीटर जाना हो तो क्या करेंगे? देखिए आपके पास एक रिलेशन आ गया, ये कि डेसीमीटर का और मीटर का क्या रिलेशन है। ये मैं आपको साफ सुथरा लिख देता हूँ। क्या करना है कि यहाँ पे लिख दीजिए सर 1 डेसीमीटर इक्वल 10⁻⁻1 मीटर। ये क्या है बच्चों? हर प्रीफिक्स यूनिट का आपको बेस यूनिट से रिलेशन लिख लेना है। अब ये हो गया एक रिलेशन, और ये हो गया, इसको भी इसको ना इधर ले जाओ 10⁻⁻1 को, तो ये बन गया 10 dm इक्वल 1 मीटर। ठीक है, इसको आप सेकंड इक्वेशन कंसिडर करो। इसके अंदर क्या है? 1 मीटर और 1 मीटर तो कॉमन है, यानी कि आप क्या इक्वेट कर सकते हो? 10⁻² सेंटीमीटर इक्वल 10 डेसीमीटर। आपका बच्चों सेंटीमीटर वर्सेस डीएम का रिलेशन आ गया है कि 10 सेंटीमीटर इक्वल 1 डेसीमीटर। ऐसे आप किसी का भी कन्वर्जन कर सकते हो, नॉट जस्ट इन मीटर, यू कैन डू इन ग्राम्स, लीटर्स, वॉट एवर यू लाइक।
नॉट जस्ट इन केमिस्ट्री, नॉट जस्ट इन दिस चैप्टर, होल केमिस्ट्री, ऑल्सो इन फिजिक्स, आपको हर जगह ये चीज काम आएगी, इसलिए मैंने बताई है। ठीक है सर, ये हो गया। अब सर जो क्वेश्चन के रिलेटेड है वो कर लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर बच्चों मुझे डीएम क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए बच्चों मुझे क्या चाहिए होता है, मुझे रिलेशन चाहिए डीएम का और मीटर का। जब मेरे पास ये रिलेशन होगा मैं दोनों साइड क्यूब कर दूंगा, और जब मैं दोनों साइड क्यूब कर दूंगा तो मेरे पास डीएम क्यूब और मीटर क्यूब का रिलेशन आ जाएगा। ठीक है सर। बच्चों डीएम क्यूब का जो है रिलेशन मैंने अभी लिखा था, डिराइव किया था, इतना होता है डीएम का, सॉरी। अब बच्चों मुझे इसका क्यूब करना है, दोनों साइड में क्यूब लगा दूंगा। 1 का क्यूब 1, डीएम क्यूब का क्यूब डीएम क्यूब, और बच्चों 10 की पावर -1 का क्यूब 10 की पावर -3, और मीटर का क्यूब मीटर क्यूब। ये आ गया बच्चों हमारे पास। ठीक है सर, ये आ गया। यानी कि बच्चों इस रिलेशन से मैं इसका भी कन्वर्जन करूंगा। अगर बच्चों एक डीएम क्यूब के अंदर 10 की पावर -3 मीटर क्यूब है, तो 5 के अंदर कितने हो जाएंगे, 5 डीएम क्यूब में हो जाएंगे सर, 5 डीएम क्यूब में 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ये बच्चों हमारा वॉल्यूम का कन्वर्जन हो गया, तो वॉल्यूम आ गया बच्चों 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ठीक है जी, ये आ गया बच्चों। अगर ये मेरा क्लियर हो गया है, फिर मेरा क्वेश्चन हो गया खत्म। मैंने यूनिट कन्वर्जन कर लिया बच्चों। मैंने मेरा आर जो डिसाइड किया था 8.314, उसकी यूनिट थी पास्कल और मीटर क्यूब, और उसी यूनिट्स के अंदर मेरे वॉल्यूम और प्रेशर आ चुके हैं। मोल आपका पहले ही मोल में था, और सर टेम्परेचर हमारा केल्विन में आ जाएगा। बच्चों पीवी को एनआरटी लगाएंगे जल्दी से। यूनिट का हम ध्यान रख चुके हैं। प्रेशर जो आ जाएगा 3.32 इंटू 10 की पावर 5। उसके बाद बच्चों वॉल्यूम है 5 इंटू 10 की पावर -3। उसके बाद बच्चों मोल्स है 4, आर की वैल्यू है 8.314, और टी की वैल्यू हम निकालेंगे। यहाँ से बच्चों टी को जब कैलकुलेट करके निकालोगे 3.32, ये -3 था, यहाँ पे 2 बच जाएगा, 10 की पावर 2। इसको बच्चों 5 से मल्टीप्लाइड, और यहाँ पे 10 की पावर 2 बटे में ये दोनों चीजें है ना डिवाइड में जा रही होंगी इस तरफ, तो ये कैसा बन जाएगा, ऐसा 8.314 केल्विन। इस चीज को बच्चों सॉल्व करते हैं, 49 पॉइंट समथिंग केल्विन आता है, विच इज नियरली इक्वल टू 50 केल्विन। ठीक है, क्या सब बच्चों को फर्स्ट मेथड समझ में आ गया। 1 डीएम क्यूब इक्वल 1 लीटर। दीपक मेरे को करके चेक करना पड़ेगा, याद नहीं है, लेकिन आपने बताया होगा तो सही बताया होगा, क्योंकि 1 मीटर क्यूब के अंदर शायद कितने लीटर होते हैं अब मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपने बताया तो सही बताया होगा। हाँ एज इट इज वैल्यू रखोगे ना हर्षिता, अभी सेकंड मेथड करूंगा तब एग्जैक्ट 50 आता है, वो भी मैंने करके देख रखा है, दोनों याद करके आया हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मेथड याद करके आया हूँ। ये सबको समझ आया कि नहीं बच्चों, सब बताएंगे यस और नो। पूरा समझ में आ गया यूनिट कन्वर्जन कैसे करना है, ये सब चीजें अभी जो मैंने लिखा था वो साफ कर दिया, लेकिन अगर किसी को समझ ना आए तो बिल्कुल अभी ना आज रात को ही मैं आप सबके ग्रुप्स पे ऐड हो जाऊंगा, और आप लोग मेरे को डीएम भी कर सकते हो मेरे उस नंबर पे अगर किसी को कोई भी डाउट आता है। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया, तो बच्चों अब जल्दी से सेकंड मेथड निपटा देते हैं, विच विल नॉट टेक मोर देन 3 मिनट्स, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कि करना क्या होता है। बच्चों सेकंड मेथड के अंदर क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड के अंदर क्या किया था, पीवीटीएन कन्वर्ट किए थे। अब की बार क्या करेंगे सर, आर को कन्वर्ट करेंगे, आर कन्वर्ट अकॉर्डिंग टू पीवीटीएन। देखिए बच्चों मेरे पास प्रेशर है 3.32 बार, वॉल्यूम है मेरा बच्चों 5 डीएम क्यूब। उसके बाद बच्चों टेम्परेचर मुझे पता लगाना है, और एन मुझे 4 मोल्स लिखा है। सर अगर मैं आर की कोई ऐसी वैल्यू ले आऊं जिसकी यूनिट होती हो बार डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन, तो सर सीधा वैल्यू रखूंगा और मेरा काम हो जाएगा। अब जो बच्चों अगर आपको ये आर की वैल्यू ना पता होती तो आपके लिए मेहनत होती, लेकिन यहाँ पे आपके एग्जामिनर ने जिसने भी क्वेश्चन बनाया उसने आपको ये वैल्यू दे रखी है 0.08 थ्रू बार डीएम क्यूब डॉट मोल पर केल्विन। ये जो है हमें ऊपर ही क्वेश्चन में दे रखी है ये यूनिट, तो सर मामला सेट है। फिर तो अगर ये दे रखी है सर वैल्यू तो हमारा काम हो गया। सर ये वाली वैल्यू मेरे को दे रखी है सर, बार के लिए बार सर, डीएम क्यूब के लिए डीएम क्यूब, मोल के लिए मोल, आंसर आ जाएगा सर टेम्परेचर का केल्विन में। कुछ नहीं करना बच्चों, पीवी इक्वल एनआरटी रखो, इसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज रख दो, 3.32 इंटू वी की वैल्यू 5 और इक्वल टू आ जाएगा
इक्वल टू हो जाएगा मेरा 4 मोल्स के लिए, और आर की वैल्यू 0.083 इंटू टी। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3.32 इंटू 5 दैट डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.083। इस चीज को जब आप सॉल्व करते हो तो आंसर आता है टी का एग्जैक्ट 50 केल्विन। ठीक है सर, उसके अंदर 49.9 आया, तो सर फर्स्ट मेथड के अंदर कुछ गलती है क्या? गलती नहीं है बच्चों, अप्रोक्स आंसर आ रहा हो, क्योंकि आर की जो वैल्यूज होती है हमेशा 8.314 नहीं है, इसके आगे भी कई डेसिमल्स तक होती है, इनफाइनाइट तक ही होती है बेसिकली, तो इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं इसके अंदर। तो अगर वो हमने यूज कर लिए होते तो हमारा 50 डायरेक्ट आ जाता है। ये जो 0.083 वैल्यू दी है, ये भी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बार डीएम क्यूब के लिए, ये भी थोड़ा सा राउंड फिगर करके दी है ताकि आपका आंसर सही आए। ठीक है सर, फिर ठीक है, अगर ये जुगाड़ करके वैल्यू दी गई है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर दोनों मेथड सही ही होंगे। तो बच्चों दोनों मेथड सही है, आप आर के अकॉर्डिंग पीवीटी को चेंज कर सकते हो और पीवीटी के अकॉर्डिंग आर को भी चेंज कर सकते हो। जो जिसको अच्छा लगे और आसान लगे और ये लगे कि मैं ये बढ़िया कर सकता हूँ, वो अपनी मर्जी से वो चूज कर सकता है। मेरा सजेशन है कि फर्स्ट से जाए। अगर हेलो, हाँ, मेरा सजेशन है कि फर्स्ट से जाए। अगर कोई कंफ्यूज है कि सर मैं किससे कर सकता हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता, तो मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट से बच्चे आपके लिए आसान पड़ेगा, आगे आपकी चॉइस है। ठीक है, तो बच्चों क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ये क्वेश्चन हो गया, इट वॉज ऑल अबाउट यूनिट्स, नॉट अबाउट पीवी इक्वल एनआरटी। ओके, आगे बढ़ सकते हैं बच्चों। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आज थ्योरी पढ़े थोड़ी सी। हाँ जी, सब बच्चे बताएंगे, कोई सोएगा नहीं क्लास में, ना ही मास्टर ना ही बच्चे। ठीक है, चलिए तो बच्चों, अगर आपकी परमिशन है तो आगे चलते हैं। बच्चों डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर, ये मैं आपको बताता हूँ। एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा। बच्चों मेरे पास होंगे 3 कंटेनर, 1 2 और 3। इस कंटेनर के अंदर बच्चों मैंने O2 लिया है, इसके अंदर F2 लिया है और इसके अंदर I2 लिया है। देखने में भले ही कंटेनर सेम नहीं लग रहे, लेकिन इनकी वॉल्यूम V है, तीनों की सेम वॉल्यूम है। ठीक है सर, ये तो फ्रॉड है? फ्रॉड नहीं है बच्चों, मास्टर की राइटिंग और ड्राइंग दोनों खराब है। ठीक है, तो मान लेंगे ना बच्चों, हम कर लेंगे कि हम ये वॉल्यूम V है। ठीक है सर, ये तीनों की तीनों वॉल्यूम्स V है। इसके अंदर बच्चों मैंने क्या किया है, पहले कंटेनर के अंदर O2 गैस डाली है N1 मोल्स, दूसरे कंटेनर के अंदर बच्चों F2 गैस डाली है N2 मोल्स, और इसके अंदर डाली है बच्चों N3 मोल्स I2 गैस। इसके अलावा बच्चों एक और कंडीशन मैंने रखी है कि इसका जो टेम्परेचर है वो T है O2 गैस का, F2 गैस का भी टेम्परेचर T है यानी कि सेम है, और I2 का भी बच्चों सेम टेम्परेचर T है। ठीक है सर, तीनों का टेम्परेचर सेम है। अगर ऐसा है तो बच्चों मैं ये कहना चाहता हूं कि इसका कुछ एक प्रेशर आ रहा होगा P1, इसका कुछ एक प्रेशर आ रहा होगा P2, और इसका आ रहा होगा प्रेशर P3। ठीक है सर, सारी चीजें लिख ली। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, एक अलग कंटेनर लूंगा जो कि खाली है। इस कंटेनर की खास बात यह है कि इसकी भी वॉल्यूम V है। इस कंटेनर को बच्चों 3 ढक्कन है मेरे पास, तीनों ढक्कन के अंदर से पहला ढक्कन जब मैं खोल लूंगा, पहला ढक्कन ओपन किया, इसके अंदर बच्चों मैंने O2 वाला जो कंटेनर था ना वो खाली कर दिया। जब बच्चों इसके अंदर O2 खाली कर दिया तो इसके अंदर आ चुके हैं अब O2 के N1 मोल्स। उसके बाद इस ढक्कन को क्लोज कर दिया, इस ढक्कन के अंदर से बच्चों मैंने F2 डाला। ठीक है, तो बच्चों अब इसके अंदर आ चुका है F2 N2 मोल्स। उसके बाद बच्चों इसको भी क्लोज कर दिया और इसके अंदर से डाल दिया बच्चों I2। ये I2 जो है N3 मोल्स है। ठीक है, अगर इसको साफ सुथरा लिखूं बच्चों तो अब इस कंटेनर की सिचुएशन कुछ ऐसी है, इसकी वॉल्यूम बच्चों V है और इसके अंदर O2 प्लस F2 प्लस I2 है। ठीक है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल्स N इक्वल N1 प्लस N2 प्लस N3 है। N1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं और N2 है बच्चों फ्लोरीन के, और N3 जो है, मिट गया सब कुछ लिखा हुआ। ठीक है, फिर से लिख देते हैं, B O2 F2 और I2। टोटल मोल्स इज N इक्वल N1 जो कि ऑक्सीजन के हैं, N2 फ्लोरीन के हैं और आयोडीन के हैं N3। बच्चों ये सिचुएशन होगी ऑल्सो बिकॉज मैंने कोई प्रोसेस नहीं लगाई, ये कंटेनर एज इट इज उठाई इसके अंदर डाल दिए, तो बच्चों इनका टेम्परेचर किसी का चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि ना ही कोई गैसेस अलग टेम्परेचर लेके आई थी, सबके टेम्परेचर सेम थे, तो कोई हीट फ्लो भी नहीं हो सकता इन दोनों के बीच, इन तीनों के बीच में आपस में कोई हीट फ्लो नहीं होएगा। अगर सर हीट फ्लो नहीं होएगा तो कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होएगा, बाहर से अंदर कोई हीट आई नहीं है, अंदर से बाहर कोई जाएगी नहीं। ठीक है बच्चों, अगर ये चीज मुझे क्लियर हो गई कि सर मेरा फाइनल कंटेनर बन गया, अब बच्चों क्या होगा, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ
एक हाइपोथेटिकल मेरा तरीका समझाने का कि अब जो ये O2 F2 और I2 ये बन चुके बच्चों एक होमोजीनियस मिक्सचर। ऑल्सो टू मेंशन एस ये डाइटल्स लॉ जो प्रेशर है, दिस इज एप्लीकेबल ऑन नॉन रिएक्टिव गैसेस, यानी कि ये गैसेस आपस में कोई रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। ठीक है सर, और मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है कि O2 F2 आपस में रिएक्ट नहीं करते, मैंने कोई भी जनरल एग्जांपल माना है, मैं रिएक्टिविटी पे नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जब भी आपके पास क्वेश्चन होगा तो उसके अंदर लिखा होना चाहिए कि नॉन रिएक्टिव गैसेज है। ठीक है, हालांकि अगर आपको ऐसे दिखेगा कि रिएक्टिव गैस है तो भी आप समझ जाओगे, एग्जामिनर लिखना भूल गया, लेकिन आप मान लोगे कि नॉन रिएक्टिव है अगर आपको उनके रिएक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। ठीक है, अपने आप उनका रिएक्शन कराना शुरू नहीं कर दोगे कि ऑक्सीजन का फ्लोरीन से रिएक्शन कराया और कुछ बना के कर दिया। ठीक है, नॉन रिएक्टिव गैसेज है बच्चों, जब इन तीनों को मिक्स करेंगे ना तो नॉन रिएक्टिव गैसेज थोड़ी देर में अपना रैंडम मोशन करके एक होमोजीनस मिक्सचर बना लेंगे। होमोजीनस मिक्सचर, ये बच्चों होमोजीनस मिक्सचर का क्या मतलब है कि अगर सर आप यहाँ से एक वॉल्यूम उठाओ, इसके अंदर इस पूरी वॉल्यूम के अंदर से कोई दो छोटी सी वॉल्यूम उठाओ, सर इसका नाम 1 रख दो, इसका 2, तो सर इस 1 को जब आप मैग्नीफाई करके देखोगे 1, तो सर 1 के अंदर O2 के अगर 1 मोल है तो सर जो 2 आएगा हमारा, 2 के अंदर भी सर O2 का जो है 1 ही मोल मिलेगा, क्योंकि सर मैंने वॉल्यूम सेम उठाई है, जो चेक कर रहा हूँ मैं इनको। सर अगर इसके अंदर F2 के 3.5 मोल है तो सर इसके अंदर भी F2 के 3.5 मोल मिलेंगे। सर होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है सेम कंपोजिशन होगा हर हिस्से में। ठीक है सर, सेम कंपोजिशन होगा हर हिस्से में, तो सर ये बन चुका है होमोजीनियस मिक्सचर। अगर बच्चों इस होमोजीनियस मिक्सचर को मैं एक गैस कह दूं OFI नाम की, अगर मैं कह दूं कि ये एक OFI नाम की गैस है और जो O2 का मॉलिक्यूल होता था वो आज से OFI का मॉलिक्यूल है, जो F2 का मॉलिक्यूल था वो भी आज से OFI का मॉलिक्यूल है, और I2 का जो मॉलिक्यूल था वो भी आज से OFI का मॉलिक्यूल है। तो बच्चों अगर मैं कहूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OFI इज n, और उसका जो मुझे वैल्यू चाहिए वो क्या आ जाएगी, सर O2 के जितने मोल थे आज वो OFI हो चुके हैं, तो सर सबसे पहले तो N1 आएगा, उसके बाद सर F2 के जो मॉलिक्यूल्स थे वो भी अब OFI हो चुके हैं, तो सर N2 मोल्स F2 के थे वो भी हो गए मेरे OFI। तो सर ऐसे ही N3 जो है आयोडीन के मॉलिक्यूल्स भी OFI बन गए होंगे। ठीक है जी, N1 N2 और N3 ये 3 तरह के मोल्स थे, और इन तीनों को जोड़ के मैंने OFI के मॉलिक्यूल्स बता दिए हैं, N इक्वल N1 प्लस N2 प्लस N3। सर आप ये कह रहे हो कि अब ये कंटेनर जो है, इस कंटेनर के अंदर सर अब टोटल मोल्स है N। अब बच्चों इस कंटेनर के लिए मैंने V डिफाइन कर दिया, T डिफाइन कर दिया, N डिफाइन कर दिया, कह दिया कि एक ही गैस है, तो क्या बच्चों मैं इसका प्रेशर लिख सकता हूँ PV इक्वल nRT से। ठीक है, तो बच्चों मुझे प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी nRT/V। ठीक है सर, ऐसे करके मैं इस कंटेनर का प्रेशर लगा लूंगा। सर OFI का कंसेप्ट क्यों बताया जब ये होता ही नहीं है बच्चों, कुछ बच्चों के बाद डाइजेस्ट करने में दिक्कत होगी कि मैं 3 अलग अलग गैसेस के ऊपर, अगर मैं इसे कहता कि ये O2 प्लस F2 2 प्लस I2 का कंटेनर है, लेकिन आप इसके ऊपर ओवरऑल इसकी वॉल्यूम लिख के और इन तीनों के मोल्स का समेशन लिख के N3RT, आप इनके ऊपर PV इक्वल nRT लगा सकते हो। तो कुछ बच्चों को इमेजिन करने में, डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती, लेकिन अब मैंने बता दिया कि आप ऐसे लगा सकते हो, और अगर आपको थोड़ा सा अजीब सा लगे तो फिर आप उसको OFI गैस करके मान लिया करो। आपको फिर अलग अलग गैसेस के ऊपर मिक्सचर में नॉन रिएक्टिव होने के ऊपर अगर PV इक्वल nRT लगानी है तो या तो आप उन सब के मोल्स लिखो, उन सब की वॉल्यूम कॉमन है इसलिए सेम भी ले सकते हैं, उनका टेम्परेचर भी कॉमन है, R तो कांस्टेंट होता ही, उनका प्रेशर भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आप ये चीज लिख सकते हो। ठीक है, अगर किसी को ये लिखने में दिक्कत हो तो OFI मान के लिख लेना। ठीक है सर, आप ये कहना चाहते हैं OFI मान के मैं इसका प्रेशर लिख लूंगा, तो सर इसका जो प्रेशर है इस कंटेनर का आ जाएगा P। ठीक है, तो बच्चों ये सारी की सारी महाभारत को साफ करके मेरे को सिर्फ यही डिराइव करना था कि O2 F2 और I2 मिक्सचर जो है उसका भी एक प्रेशर P एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी, उसका सर एक प्रेशर एग्जिस्ट करेगा P। अगर मैं इसको साफ सुथरा अब लिख दूं कि एक फाइनल कंटेनर है जिसकी वॉल्यूम V है, उसके अंदर 3 गैसेज हैं O2 F2 और I2, और उनका जो है प्रेशर है P। तो बच्चों ये हो गया मेरा फाइनल कंटेनर O2 प्लस F2 प्लस I2, इसकी वॉल्यूम V और इसका टेम्परेचर T, इसके जो टोटल मोल्स है वो N1 प्लस N2 प्लस N3 है। मैं बच्चों इसके प्रेशर का एक रिलेशन चाहता हूँ PV इक्वल nRT के अलावा। तो बच्चों जिन कंटेनर से मैं इसको उठा के लाया था ना, उन कंटेनर में उन गैसेज की जो प्रेशर थी उसी प्रेशर का समेशन
मेरा इसका फाइनल प्रेशर आएगा। अगर मैंने 3 से ज्यादा कंटेनर लिए होते तो चौथे का भी जोड़ लेते, जितने भी ले रहा हूँ सब कंटेनर का अगर मैं प्रेशर जोड़ दूंगा तो बच्चों मेरे पास इस फाइनल कंटेनर का प्रेशर आ जाएगा। बच्चों दिस इज कॉल्ड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये क्या चीजें मांग रहे हैं? ये कह रहा है बच्चों इनिशियल जितनी भी गैसेस की कंडीशन थी उसके अंदर वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम हो, और जो फाइनल आप जिस भी बॉक्स में लेके गए, जिस भी बॉक्स में आप लेके गए फाइनल में, उसका भी वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम होना चाहिए, तब ये चीज फॉलो होगी। क्या बच्चों को डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर समझ में आया है? सब लोग बताएंगे। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। अब जो है पार्शियल प्रेशर का मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि नई चीज देखिए सर पार्शियल प्रेशर क्या होता है। पार्शियल प्रेशर का मतलब बच्चों बहुत ईजी है, मिक्सचर से ही बात करेंगे। ये जो बच्चों मिक्सचर है, इसके अंदर यहाँ पे O2 का मॉलिक्यूल है, मान लो एक F2 का एक I2 का। ये O2 का मॉलिक्यूल इस पे टक्कर मारेगा, जब टक्कर मारेगा तो ये कोई फोर्स F1 लगाएगा, ठीक है सर। जब ये टक्कर मारेगा तो एक और फोर्स F2 लगाया, और ये लगाएगा अपना फोर्स F3। बच्चों अगर F1 के अंदर मैं उसके एरिया का डिवाइड कर दूंगा वॉल का, तो मेरे पास आ जाएगा प्रेशर P1। यहाँ पे जब A का डिवाइड करूंगा तो मेरे पास प्रेशर आ जाएगा P2, और अगर इसको डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा P3। ठीक है बच्चों, यानी कि सर O2 के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे टक्कर मार मोर के F1 पावर जनरेट फोर्स जनरेट कर रहे होंगे। उसके अंदर सर मैंने एरिया ने डिवाइड किया तो सर मुझे O2 के मॉलिक्यूल्स की वजह से जितना प्रेशर एडजस्ट हो रहा है P1 वो मिल गया। सर ऐसे ही मेरे को F2 बाई ए से मिल जाएगा सर P2, और सर F3 बाई ए से मिल जाएगा P3। सर अगर मैं ये कहना चाहूं कि ये जो P1 P2 P3 है, ये मिलके जितनी भी फोर्स लगा रहे हैं सर F1 प्लस F2 प्लस F3, सर ये टोटल फोर्स F हो जाएगा। इसके अंदर अगर ए का डिवाइड करूंगा सर फाइनल प्रेशर P आ जाएगा, बिल्कुल। यानी कि सर एक्चुअली ये क्या कर रहे हैं, ये सब अपनी अपनी फोर्स लगा रहे हैं, और सर कंटेनर को नहीं पता किसने क्या फोर्स लगाई है। तो कंटेनर के लिए तो सर ये लोग सेम है, वो क्या करेगा F1 प्लस F2 प्लस F3 जोड़ के तीनों का टोटल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और टोटल प्रेशर एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन हमें पता है कि ये जो टोटल प्रेशर P बना है, टोटल फोर्स F बनी है, ये तीन चीजों से मिलके बनी है, तीन अलग अलग कंट्रीब्यूशन से बनी है। उन अगर तीन कंट्रीब्यूशंस को बच्चों अलग अलग लिखे तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होगा, जो O2 का कंट्रीब्यूशन है प्रेशर में, वो उसका पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। जो बच्चों पार्शियल प्रेशर है I2 का, वो क्या है बच्चों, I2 का कंट्रीब्यूशन यानी P3, और यहाँ पे अगर मैं लिख दूं पार्शियल प्रेशर ऑफ F2, ये हो जाएगा बच्चों P2। तो सर ये पार्शियल प्रेशर समझ में आया। इसके अलावा एक और बात है बच्चों, आप चाहो तो मैंने आपको सब चीजें अलग अलग करके करनी सिखा दी कि किसी को तीनों को एक गैस मान लो, तीनों को अलग अलग कंटेनर करके प्रेशर कैलकुलेट कर लो। अगर आपके पास बिल्कुल फ्रेश माइंड से पीछे की बातें भूल के ऐसा कह दिया किसी ने O2 F2 और I2 तीन गैसेज है, ठीक है, और आपको P1 P सॉरी P को भूल जाओ, इसकी वॉल्यूम V दे रखी है और टेम्परेचर T दे रखे हैं, इन तीनों के आपको बच्चों मोल्स बता रखे N1 N2 और N3। कोई अगर कहे कि पार्शियल प्रेशर बताओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, तो आपने क्या करना है, आप भूल जाओगे कि F2 और I2 इस कंटेनर में है, आप ये समझ लोगे कि सिर्फ O2 है। O2 के कितने हैं जी N1 मोल, वॉल्यूम कितनी है V, और टेम्परेचर कितना है T। सीधे इसके ऊपर PV इक्वल NRT लगा सकते हो, P1 इंटू V इक्वल N1 RT। यहाँ से बच्चों आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ P1 मिल जाएगा, ठीक है। आप किसी के ऊपर भी लगा सकते हो, अगर आपसे कोई F2 का पार्शियल प्रेशर पूछेगा तो आप बाकी दोनों को इग्नोर कर दोगे, V और T आपके पास गिवन होंगे, आप यहाँ पे लिख सकते हो P2V इक्वल N2RT, ठीक है। ऐसे करके बच्चों आप कर सकते हो, हर तरीके से करना ठीक होता है, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। आपके पास अगर मिक्स्ड गैसेस दे सकती है तो आप उनको तीन अलग अलग कंटेनर इमेजिन कर लो कि तीन अलग अलग कंटेनर से आई होंगी, उनका प्रेशर शुरू में P1 P2 और P3 रहा होगा, ऐसे करके पार्शियल प्रेशर लगाओ। चाहे आप इसको सीधा इग्नोर मान के ये पार्शियल प्रेशर निकालो, ठीक है, या जैसे आपका मन करे वैसे निकालो। आप टोटल प्रेशर भी निकाल सकते हो। अब टोटल प्रेशर जो है या तो तीनों के पार्शियल प्रेशर P1 P2 और P3 इन तीनों को कैलकुलेट करके जोड़ के निकालो, या फिर PV इक्वल इन तीनों के मोल्स एक साथ लिख के PV इक्वल NRT से निकाल लो। अब आपकी मर्जी है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। सब बच्चे बताएंगे क्या सारी बातें समझ में आएंगे। पूरा डाल्टन लो पार्शियल प्रेशर कैसे किस गैस का प्रेशर निकलता है, ठीक है।
सब बताएंगे। ठीक है जी, अगर ये हो गया तो हमारे पास है 13 मिनट, 10 मिनट एक्स्ट्रा, क्योंकि शुरू में 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए थे सर, वो तो सवाल करने के लिए दिए थे, लेकिन दिए तो थे तो 5 मिनट की क्लास एक्स्ट्रा, 5 मिनट में एक्स्ट्रा लूंगा, 10 मिनट तो 13 और 10 26 मिनट अभी हमारे पास। तो ठीक है, 26 मिनट के अंदर तो बच्चों बहुत कुछ कवर कर देंगे। बच्चों बात ये है कि सिलेबस चल रही है हमारा बहुत पीछे, लेक्चर 3 जो है अभी हम शुरू करेंगे और हम बैठे हैं लेक्चर 4। तो इसका मतलब सर हम ऑलमोस्ट 1 घंटा पीछे हैं, 1 घंटा बच्चों पीछे हैं, और 1 घंटे के लेक्चर का हमने कट मारा है कि थर्मोडायनेमिक्स हम शुरू कर सके। तो बच्चों लगभग 2 घंटे हम पीछे हैं। मैं कोशिश करूंगा 26 मिनट में 50 मिनट का पढ़ा दूं, तो 1 घंटा, 1 घंटा या सवा घंटे के लगभग जो है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर बच जाएगा। लेकिन स्टेट्स ऑफ मैटर जो है मैंने इतना पढ़ा दिया है, आज जो पढ़ा दूंगा उसके बाद इतना स्टेट्स ऑफ मैटर हो जाएगा आपका कि पूरी केमिस्ट्री में 11th और 12th की स्टेट्स ऑफ मैटर का और जिस जगह पे यूज होना है ना, वो आपका कवर हो जाएगा। तो आपको 12th के एंड तक का सिलेबस पढ़ने में जितना स्टेट्स ऑफ मैटर चाहिए वो जी आज हो जाएगा। बच जाएंगे इसके अंदर 2 चीजें, रियल गैस और एक चीज लिक्विफिकेशन। ये जो है इसका बाकी सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री यही अज्यूम करके चलते कि जो भी कोई गैस है वो आइडियल गैस है, तो इसका बाकी चैप्टर्स से कोई लेना देना नहीं है। तो हाँ, इनका सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, बेसिकली हो सकता है फाइनल पेपर के अंदर आपका क्वेश्चन आ जाए, तो क्वेश्चन करने के लिए सर प्रेशर इक्वल मोल फ्रैक्शन इनटू मोलैरिटी भी होता है। प्रेशर इक्वल मोल फ्रैक्शन नहीं यार, ये तो कुछ नहीं बनेगा, बाकी सोचना पड़ेगा। प्रेशर को आप ऐसे मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी से नहीं लिख सकते, मोलैरिटी के अंदर तो वॉल्यूम की टर्म होती है और मोल की टर्म होती है, टेम्परेचर जब तक इंक्लूड नहीं होएगा तब तक आप नहीं लिख सकते। मोल फ्रैक्शन इनटू मोलैरिटी तो प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, तो मुद्दे की बात यह है कि बच्चों ये जो बाकी की चीजें बच जाएंगी ये आपको आगे कहीं काम नहीं आनी है, इसलिए हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे देंगे, आपका जब मन करे तब शांति से देख सकते हो, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी अंटिल द नेक्स्ट 1.5 साल कि ये सिलेबस छूटा हुआ है। अगर कोई बच्चा कहेगा सर सिलेबस मेन कंप्लीट होने के बाद ये चीजें भी सर लाइव क्लास में पढ़ा दो, तो लाइव में पढ़ा देंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोगों को देख लेना है, मिल जाएगा मंडे या ट्यूसडे तक, और उसके बाद डाउट्स होंगे तो किसी भी क्लास में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सर बातें ना करते हुए सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बच्चों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है, साइंटिस्ट जो थे, थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ कि कैसे ये चीज डेवलप की गई होगी, फिर समझ लेंगे क्या डेवलप किया गया। बच्चों साइंटिस्ट ने जो है पुराने टाइम्स के अंदर क्या देखा कि गैसेज होती हैं। उस टाइम पे बच्चों को लिखी हुई किताब नहीं होती थी कि एनसीईआरटी किताब खोलो उसके अंदर देख लो कि गैसेज जो है उनका ये बिहेवियर होता है। हर आदमी अपनी अपनी थ्योरी देता था। मैम ने केटीजी पढ़ाया था, आप लोग किसी और मैम से पढ़ रहे थे क्या? क्योंकि इस बैच में तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ जहां तक मुझे पता है। जो भी है अभी केटीजी, अच्छा मैम ने कभी आपको बताया होगा तो ठीक है, अभी ये करते हैं। तो केटीजी जो है बच्चों उसके अंदर क्या था, साइंटिस्ट लोग अपने कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट और जुगाड़ करते थे और कुछ कुछ पॉइंट्स देते थे गैसेस के बारे में, बताएंगे कि जी ऐसी होती है गैस वैसी होती है। उन सारे पॉइंट्स को बच्चों इकट्ठा करके लिख लिया और उसे कह दिया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब ऐसा तो है नहीं कि हर आदमी ने सही बात बताई होगी, कुछ लोग गलत बात उल्टी सीधी जिस जैसी उनको ठीक लगी वो बता के अपना मेडल ले जाते हैं कि मैंने कुछ एक पॉइंट दे दिया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। ठीक है, वो अलग बात है कि बाद में पता चलता है कि यार ये इसने फ्रॉड कर दिया, गलत चीज बताई, मेडल ले गए, डाल गए। मेडल भी कभी वापस नहीं होते, जैसे नोबेल प्राइज वगैरह मिल जाते थे ना, किसी ने किसी का उठा के दिया, कोई ऐਵੇਂ गलत थ्योरी दे दी उसके लिए मिल गया, सो मिल गया। शायद रदरफोर्ड को एटम का मॉडल देने के लिए भी नोबेल प्राइज मिला था, जो उसने वाटरमेलन वाला बताया था। अब एटम वाटरमेलन जैसा तो होता नहीं, लेकिन जो ले गया ठीक है। तो सर जो भी हुआ हमें उससे लेना देना नहीं है मेडल से, हमें मुद्दा है कि सर ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है ना, इसके अंदर क्या क्या पॉइंट है। इसके अंदर बच्चों हमें क्या करना है, सारे के सारे पॉइंट समझने कि हर पॉइंट क्या क्या कहता है। उस पॉइंट के अंदर से कुछ पॉइंट सही है और कुछ गलत है। जब हमारी ये थ्योरी पढ़ लेंगे और फिर लास्ट में इस वाले चैप्टर के एंड के ऊपर हम ये देखेंगे कौन से गलत थे। ठीक है, कौन से अजम्पशंस गलत थे जिसकी वजह से हर जो गैस है वो आइडियल गैस नहीं होती। हाँ जी अर्षिता, थॉमसन ने बताया होगा। ठीक है, मेरे को नाम वगैरह सब चीजें याद नहीं रहती, मैं हर क्लास के अंदर आता हूँ, ये जैसी चीजें होती है ना याद करके आता हूँ, किसने क्या बताया था मुझे सच में याद नहीं रहता, क्या बताया था ये सब चीजें याद रहती, किसने बताया था ये मुझे याद नहीं रहता। मुझे काफी चीजें याद नहीं रहती, मुझे सिर्फ कंसेप्ट याद रहते हैं, किसने क्या दिया था ये सब मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, तो बच्चों पहले हम सारे पॉइंट समझ लेंगे और उसके बाद फिर हम गलत पॉइंट्स का लास्ट में देख लेंगे कौन से पॉइंट्स गलत थे। अगर वहां तक पहुंच गए तो अच्छी बात, नहीं पहुंचे तो आप लेक्चर में देख लेंगे।
इससे पहले तक का पार्ट ही आइडियल गैस मेन है, जिसके अंदर आपकी आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल एनआरटी होगी, जो आगे पूरे थर्मोडायनेमिक्स में न्यूमेरिकल्स में यूज होगी। ठीक है, तो वो अपन निपटा चुके हैं, अपने पे कोई प्रेशर नहीं है कि हम उड़ते चले या जो भी, जितना हो जाएगा कवर ठीक है। बाकी आप लोग लेक्चर देख रहे हैं। थोर ने बताया सर थॉमसन एंड पुडिंग नाम का मॉडल था, मुझे भी याद आया कुछ ऐसा ही नाम था, लेकिन अच्छा रदरफोर्ड का वो वाला था, गोल्ड फॉइल वाला जो था वो रदरफोर्ड का हो गया, वो रदरफोर्ड का होगा जहां तक पता है मेरे को। और अगर ये भी मैंने गलत बताया हो तो मेरी तरफ से सॉरी, क्योंकि ये चैप्टर मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो सर ये चैप्टर जो आप पढ़ा रहे हो वो सही पढ़ा देना, हाँ इसकी गारंटी, ये सही पढ़ाएंगे। तो ठीक है बच्चों, हल्का फुल्का मजाक सा हो गया। अब पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट जो है बच्चों, पहले पॉइंट के अंदर साइंटिस्ट ने कहा कि जो गैस होती है वो बच्चों टाइनी पार्टिकल्स की बनी होती है। ये जो टाइनी पार्टिकल्स है, ये आपको पहले से पता है कि सर ये या तो मॉलिक्यूल होंगे या फिर ये एटम्स होंगे। सर एटम और मॉलिक्यूल ही तो हमारे मैटर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ये बात हमने पहले लेक्चर में पढ़ी थी और हमें बचपन से भी पता थी। ये बच्चों या तो एटम हो सकते हैं या मॉलिक्यूल हो सकते हैं, जो भी चीज होंगे वो होते स्मॉल ही है। टाइनी का मतलब होता है बच्चों स्मॉल। ठीक है, ये तो बच्चों ने एक बात कही कि ये जो है स्मॉल होते हैं। ठीक है, स्मॉल होने के बाद इन्होंने एक और बात कही कि ये जो गैस कई कई मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है, जो लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अंदर जो एक मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम जो होगी इज नेग्लिजिबल। बच्चों नेग्लिजिबल शब्द का मतलब होता है कि मानो तो मान लो और अगर ना मानो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका सब कुछ सही चलेगा, ये कोई कंसिडरेबल चीज नहीं थी, इग्नोर कर दो थे। यानी कि बच्चों ये चीज ना टेंडिंग जीरो बताई इन्हें, टेंडिंग जीरो। अगर आपने लिमिट चैप्टर मैथ्स में पढ़ लिया होगा बच्चों, टेंडिंग जीरो का मतलब होता है 0.000, इनफाइनाइट टाइम्स जीरो लिख दो और उसके बाद एक एक लगा दो। यानी सर जीरो से जस्ट पहले वाला जो नंबर होता है वो होता है टेंडिंग जीरो। हाँ जी बच्चों, यानी सर ये ऑलमोस्ट जीरो ही कहना चाहते हैं। ठीक है, घुमा फिरा के। हाँ बच्चों, तो ये वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल को जीरो कहना चाहते हैं। ऐसा जंक्शन बच्चों आपने पहले भी सुना है, आइडियल गैस के जंक्शंस बताए थे 3, उसके अंदर सुना था। ठीक है सर, ओके। तो सर जो 3 जंक्शंस थे उसके अंदर आपने ये भी कहा था कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल जीरो होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वॉल्यूम ऑफ गैस जीरो है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ गैस जो है बच्चों वो बनता है लास्ट के जो पार्टिकल्स है, लास्ट के जो पार्टिकल्स है उन सबको जोड़ लो, जो भी शेप बनेगी उस शेप का वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ गैस। तो भले ही ये मॉलिक्यूल किसी भी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई ना करते हो, पॉइंट साइज, जो पॉइंट साइज की जो डेफिनेशन होती है पॉइंट की, पॉइंट इज डायमेंशनलेस। तो अगर कोई चीज पॉइंट साइज है तो वो डायमेंशनलेस होगी, यानी कि वो नो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, नो वॉल्यूम ऑक्यूपाई। अगर वो कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करेगी, लेकिन उसकी पोजीशन तो होगी ना, उन सारी पोजीशंस को जोड़ के मैं अपनी वॉल्यूम ऑफ गैस निकाल लूंगा। तो इस बात का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वॉल्यूम ऑफ गैस जीरो है। ठीक है, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इन्होंने जीरो कहना चाहा, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट जीरो कहना चाहा। ठीक है, अगर इनने वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल बच्चों बिल्कुल जीरो कहना चाहा, तो उसके बाद अगर मेरे पास एक कंटेनर, मुझे पता है इसके अंदर गैस है, और गैस किससे बनी है बच्चों, मॉलिक्यूल से बनी है। अगर मॉलिक्यूल से गैस बनी है, उस मॉलिक्यूल को हम कह चुके कि ये बहुत छोटा होता है, बहुत ही ज्यादा पॉइंट साइज होता है। ठीक है, इतना छोटा होता है कि उसकी तो वॉल्यूम भी आप नहीं निकाल सकते, डायमेंशन लेस है। तो क्या वो चीज हमें दिखेगी, नहीं दिखेगी, सीधी बात है। इसका मतलब कंटेनर के अंदर वो मॉलिक्यूल्स नहीं दिखेंगे। तो बच्चों इसके अंदर जो है गैस तो है, लेकिन अगर मैं इसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन कहूं इस अजम्पशन के हिसाब से, तो क्या इसके अंदर आपको कुछ दिख रहा है, कुछ भी नहीं है सर। इसके अंदर ना हर जगह के ऊपर यहाँ या यहाँ या बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, लेकिन वो सर हमें नहीं दिख रहे। ठीक है जी, हमें नहीं दिख रहे। तो हमें क्या दिख रहा है बच्चों कि ये है एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस। तो फर्स्ट पॉइंट में 3 बातें कही गई कि पहला तो कहा गया कि जी मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है, दूसरा कहा गया इतना छोटा होता है कि उसकी कोई वॉल्यूम ही नहीं होती, तीसरा कहा गया कि अगर वॉल्यूम ही नहीं होती तो कंटेनर के अंदर तो हमें एम्प्टी स्पेस दिखेगा। वो जो पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशन हमें पता होगा, लेकिन वो तो इतने छोटे हैं, कोई वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई नहीं करते। अगर वो इतने छोटे हैं तो बाकी की जितनी भी वॉल्यूम होगी इस कंटेनर के अंदर वो तो खाली होगी। तो उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द वॉल्यूम ऑफ गैस, ये जगह क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ गैस ही तो है, ये पूरी की पूरी वॉल्यूम ऑफ गैस है। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन वॉल्यूम ऑफ गैस इज एम्प्टी, ये कहा। ये बच्चों पहला पॉइंट था। पहले पॉइंट के अंदर क्या कहा बच्चों कि टाइनी पार्टिकल्स होंगे, individual particle is considered negligible and most of the volume of by the gas is empty gas, empty space। ठीक है, फर्स्ट जो है बच्चों हमारा पॉइंट हो चुका है, फर्स्ट पॉइंट हो गया है। तो उसके बाद बच्चों सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट के अंदर इन्होंने कहा कि जो पार्टिकल्स होते हैं
गैस के मॉलिक्यूल्स या एटम होंगे तो एटम्स, वो सर रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, कहीं भी घूम रहे होते हैं, कोई ऐसा कोई लॉ नहीं है कि इस लॉ के हिसाब से इस पाथ को फॉलो करेंगे, कोई इक्वेशन नहीं है। ठीक है बच्चे, ये भी ऐसे ही कहीं कहीं घूम रहा होगा, ये भी कहीं ना कहीं सांप की तरह घूम रहा होगा। ठीक है, जब बच्चों ये घूम रहा है तो हो सकता है, अब इसमें तो कोई होशो हवास है नहीं कि कहाँ घूम रहा हो सकता है इसके सामने एक मॉलिक्यूल मिल जाए, अगर इसको जैसे ही मॉलिक्यूल मिल गई इससे क्या कर जाएगा, कॉलिजन, यानी कि सर रैंडम मोशन होने की वजह से इनका कोलिजन हो सकता है। ठीक है सर, इनका कोलिजन हो सकता है। सर बात नंबर 1 हो गई, मॉलिक्यूल कोलाइड विद ईच अदर, विद ईच अदर। ठीक है जी। सर सेकंड बात ये है, अगर ये ऐसे ही घूम रहा है तो अगर इसको अचानक से मॉलिक्यूल मिल सकता है तो वॉल ऑफ कंटेनर भी मिल सकते हैं। हाँ जी बच्चों, मिल सकती है। सर जब इसको वॉल ऑफ कंटेनर मिलेगी तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या कहा इस बारे में, क्या कहा इस बारे में बच्चों, उन्होंने कहा कि ये इससे टकराएगा, और जैसे ही इससे टकराएगा इट विल इम्पार्ट ए मोमेंटम टू द वॉल ऑफ कंटेनर। अच्छा जी, तो बच्चों अगर ये वॉल ऑफ कंटेनर को एक मोमेंटम इंपार्ट करेगा, तो मोमेंटम जो होता है बच्चों, छोटे पी से इसको डिनोट किया जाता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है एम बी। ठीक है जी। अगर बच्चों आपने एक और बात पढ़ी, मैंने कहा कि इसने इसके ऊपर पी मोमेंटम लगाया, ठीक है, पी मोमेंटम इंपार्ट किया बच्चों, पी बाई टी, यानी जितनी देर में इसने मोमेंटम इंपार्ट किया, अगर मैं इस टाइम का डिवाइड इसके अंदर कर दूं तो बच्चों मेरे पास फोर्स आ जाता है। अगर बच्चों फोर्स के अंदर मैं एरिया के डिवाइड कर दूं, यानी कि इस वॉल का मुझे एरिया मिल जाए, तो बच्चों मुझे ये मिल जाएगा इस पे कितना प्रेशर लगा। सर ये मोमेंटम जो इंपार्ट किया है, ये इस मोमेंटम इंपार्ट करने की वजह से घूम फिर के सर एक प्रेशर लग रहा है। हाँ बच्चों, एक प्रेशर लग रहा है। आपको पहले से पता है कि गैस जो है प्रेशर लगाती है, तो मोमेंटम इंपार्ट की बात से वो लोग प्रेशर ही लगने के ऊपर इशारा करना चाहते थे, आगे जाके प्रेशर ऑफ गैस को डिफाइन कर दिया गया। ठीक है सर, तो प्रेशर के बारे में बात बताइए, रैंडम मोशन के बारे में बात बताइए। ये हो गया सर हमारा सेकंड पॉइंट पूरा। ठीक है जी, सेकंड पॉइंट के अंदर क्या लिखा है बच्चों, दे आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, कांस्टेंट रैंडम मोशन में होंगे, कांस्टेंट रैंडम मोशन का लिख रखा है, विच रिजल्ट्स इन कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, यानी कांस्टेंट रैंडम मोशन की वजह से एक दूसरे से टकरा सकते हैं और वॉल ऑफ कंटेनर से भी टकरा सकते हैं। ठीक है जी। As the gas molecule collide with the wall of container, molecule imparts some momentum to the wall। ये बात मैंने आपको बता दी कि वॉल से जब टकराएंगे तो कुछ मोमेंटम देंगे। ठीक है जी। तो बच्चों 2 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। तीसरा पॉइंट जो है बच्चों, मेरा तीसरा पॉइंट के अंदर जो है मैं आपको समझाऊंगा कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। ये फिजिक्स की बातें बता रहा हूँ बच्चों मैं आपको, काफी मोमेंटम फोर्स प्रेशर, इसलिए बता रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे को ना पता हो तो भी उसे ये पॉइंट समझने में दिक्कत ना हो। अगर आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी तो पॉइंट बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। बच्चों कोलिजन के बारे में बताता हूँ, आप फिजिक्स के अंदर एक चैप्टर पढ़ेंगे, वर्क पावर और एनर्जी, WPE। हाँ हाँ, WPE पढ़ते हैं। ठीक है, उसके अंदर बच्चों कोलिजन आता है। अगर आपको चैप्टर हो गया होगा तो आपको कोलिजन पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मुझे भी नहीं पता कि हुआ कि नहीं है, तो इस बात पे ना जाते हुए कि हुआ कि नहीं है, जल्दी से कर लेते हैं। एक छोटी सी बात इससे चाहिए, अगर बच्चों एक मॉलिक्यूल V1 स्पीड से जा रहा है और दूसरा V2 स्पीड से आ रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो आपको पता है बच्चों इन दोनों के बीच में होगी टक्कर। इसको बच्चों मैंने एक सिस्टम का है, ये दोनों मॉलिक्यूल का एक सिस्टम है, इस मॉलिक्यूल के सिस्टम के अंदर ना एनर्जी इन होगी ना ही एनर्जी आउट होगी। ठीक है सर, ना ही एनर्जी इन होगी ना आउट होगी। तो इस क्या होगा बच्चों, इसके अंदर इसी में टक्कर होगी, टक्कर के बाद इस सिस्टम की जो है हालात कुछ ऐसी होगी कि ये ऐसे इस वाली साइड से चपटा हो जाएगा। बच्चों जब ट्रक की और छोटी सी गाड़ी की टक्कर होती है तो उनकी शेप में चेंज आ जाता है ना, ऐसे ही इन मॉलिक्यूल्स की शेप में चेंज आ जाएगा और ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और जब ये इधर टक्कर खाएगा तो ये इस तरफ जाने की कोशिश करेगा और ये इस तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो बच्चों वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल जाएगी V3 और V4। ठीक है सर, ये हो गया। सर वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल गई है। अब सर आपने ये चपटा करके क्या दिखाना चाहे, चपटा करके बच्चों मैंने ये दिखाना चाहे, पहले की सिचुएशन ऐसी थी, इस शेप में था मॉलिक्यूल, जहाँ पे डिफॉर्मेशन आया और चपटा हो गया, और अब है ऐसा। बच्चों ये वाली लेंथ जो L1 है, ये इस वाली लेंथ L2 से ज्यादा है। L1 बच्चों अगर L2 से ज्यादा है, इसका मतलब सर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने कम जगह में घुसेड़ दिए। हाँ परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, हाँ बच्चों ये सब चीजें होती है, मैं सिर्फ परफेक्टली इलास्टिक बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो है बच्चों, ये कम जगह के अंदर आपने ज्यादा जब मॉलिक्यूल एंटर करा दिए हैं, तो जब कम जगह के अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है। बच्चों जब पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी, तो मैंने एक बात कह दिया, इस सिस्टम की जो है एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है,
यानी कि डेल ई जो है वो 0 है। यानी सर आप कह रहे हो इस सिस्टम के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप भी हुई और इसकी कोई एनर्जी के अंदर चेंज आ नहीं सकता। सर ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे डेवलप हुई होगी, क्योंकि एनर्जी तो क्रिएट हो नहीं सकती। बच्चों इस सिस्टम के अंदर एक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों की मूवमेंट की वजह से 1/2 mv1 स्क्वायर इसकी थी और 1/2 mv2 स्क्वायर इसकी थी। इस सिस्टम के पास टोटल काइनेटिक एनर्जी थी 1/2 mv1 स्क्वायर प्लस 1/2 mv2 स्क्वायर। हाँ सर इतनी एनर्जी थी। अगर बच्चों इतनी एनर्जी थी तो इसी काइनेटिक एनर्जी के अंदर से कुछ एनर्जी जो है टूट के पोटेंशियल एनर्जी में चली गई होगी, इसके अंदर कन्वर्ट हो गई होगी। सर आप ये कहना चाहते हैं जब डिफॉर्मेशन होगा, जब बच्चों कोलिजन में डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन, तो सर एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी। हाँ बच्चों पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी। ये पोटेंशियल एनर्जी कहां से आएगी सर, फ्रॉम के। जब फ्रॉम के ही आएगी इसका मतलब है सर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा सिस्टम का। हाँ जी बच्चों लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर ऐसा कोलिजन होता है दैट इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। ठीक है सर, अगर एनर्जी का लॉस हो ही ना, मैं ये कहूं कि बच्चों ये v3 और v4 स्पीड से जा रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो गए होंगे कि 1/2 mv1 स्क्वायर प्लस 1/2 mv2 स्क्वायर इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1/2 mv3 स्क्वायर प्लस 1/2 mv4 का स्क्वायर, यानी कि इन सब का जो समेशन आएगा वो सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये है सर काइनेटिक एनर्जी 1 यानी सिस्टम की सर जो पहले एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2। यानी सर इस सिस्टम के अंदर काइनेटिक एनर्जी का आपने कोई लॉस नहीं दिखाया। हाँ जी बच्चों, तो मैंने लिखा कि कोलिजन, इसका हुआ डिफॉर्मेशन, नो, इस कोलिजन के अंदर नो डिफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, नो डिफॉर्मेशन बच्चों, नो पीई विच मींस नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जिस कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता बच्चों वो कहलाता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इस तरह का कोलिजन कहलाता है बच्चों परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, ये हल्की सी फिजिक्स इसलिए बताइए ताकि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आए कि उन्होंने कहा कि मॉलिक्यूल के बीच का जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, ताकि इसलिए मेरे से कोई ये ना पूछे कि परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, इसलिए मैंने पूरा बताया। अगर मैं सीधा कह देता कि बच्चों मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन होगा ना वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, तो फिर कोई ना कोई कहता है सर परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, तो मैंने पहले ही बता दिया। आपको क्या करना है, परफेक्टली इलास्टिक आपको समझ आ गया, आपने याद कर लिया कि मॉलिक्यूल के बीच का कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है। ठीक है जनाब, ये पॉइंट हो गया, मेरे 3 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं बच्चों। चौथा जो पॉइंट है वो कहता है कि पहला जो आपने लेक्चर पढ़ा वो बिल्कुल झूठा था, जिसके अंदर आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात की थी, डाइपोल डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है जी, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ये सब बातें सब फर्जी थी, लंदन फोर्स सब फर्जी थी। इनसाइटिस्ट ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो 0 होगी, ना ही कोई अट्रैक्शन होगा ना ही कोई रिपल्जन होगा, ओवरऑल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर 0। ठीक है, तो आपने कहा चल यार तुम्हें ज्यादा पता होगा या जो भी, हमें तो याद करना, किताब में लिखा, आपने कह दिया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर 0। ये बच्चों फोर्थ पॉइंट था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। आपको बहुत अच्छे से पता है ये बात झूठी है। थोड़ी देर बाद जब लास्ट में अगर हम पहुंचे, आज तो नहीं पहुंच रहे मुझे पता है, क्लास एंड करेंगे, लेकिन तब एक क्वेश्चन है इसके अंदर, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर वो दिखेगा, वो क्वेश्चन में डिस्कस करके बताऊंगा। उस क्वेश्चन के अंदर सीधा सीधा मैंने ये बता रखा है कौन कौन से पॉइंट्स झूठे थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। ठीक है, ये बच्चों आपके 4 पॉइंट्स हो चुके हैं। इसके बाद एक ही पॉइंट थोड़ा सा बड़ा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड। बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड जो है इसके बारे में बात करें, इस पे है मेरा 5वां पॉइंट। बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड का मतलब है कि अगर मेरी ये गैस है, इसके अंदर बच्चों बहुत सारे क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। सर ये जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं ये सब अपना रैंडम मोशन कर रहे हैं, कोई किसी स्पीड से घूम रहा होगा सर, कोई किसी स्पीड से। मैंने कहा बच्चों मुझे गिन के बताओ 2 मीटर पर सेकंड के, तो आप बहुत ही दिमागदार बच्चों ने गिन के बताया कि सर 2 मीटर पर सेकंड के 40 मॉलिक्यूल है सर इसके अंदर। तो फिर मैंने कहा बच्चों अगर आपको यही गिनने आता है तो मेरे को 3 मीटर पर सेकंड के बता दो, मेरी बड़ी मदद हो जाएगी। आपने गिन के बता दिया 50 है। ठीक है, अब बच्चों आपने कहा कि 2 मीटर पर सेकंड के 40 मॉलिक्यूल है और सर 3 मीटर पर सेकंड के 50 मॉलिक्यूल है। अब क्या है, ये 40 मॉलिक्यूल मैंने ऐसे करके ड्रॉ कर लिया, लेकिन सर आप तो कह रहे हो कोई मॉलिक्यूल किसी भी स्पीड पे चल सकता है, ये लोग आपस में टक्कर खाएंगे पक्का और किसी ना किसी स्पीड खराब हो जाएगी और वो मान लो 6 मीटर पर सेकंड का होगा। इसका मतलब सर अब मेरे पास 40 में से 39 मॉलिक्यूल बचे जिनकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है। हाँ सर एक बात जो है, ये पॉइंट जो कहना चाहता हूँ ये कहना चाहता है
कि जैसे ही ऐसा होगा ना कि एक मॉलिक्यूल भगा स्पीड चेंज करके, तो सर कोई एक और मॉलिक्यूल आएगा जो कहीं और से टक्कर खा के आया और अब उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड हो गई है। तो सर ये 39+1 होगा और फिर से नंबर हो जाएगा मेरा 40। यानी कि सर एक स्पीड जो है ना उसके ऊपर जितने मॉलिक्यूल्स किसी टाइम पे उतने ही दूसरे टाइम पे होंगे, चाहे वो मॉलिक्यूल्स बदल गए। सर अगर 40 मॉलिक्यूल होने हैं, गारंटी नहीं है कि पहले जो 40 मॉलिक्यूल थे वही 40 मॉलिक्यूल अब 2 मीटर पर सेकेंड पे, लेकिन सर जो भी मॉलिक्यूल 2 मीटर पर सेकेंड पे होंगे उनका टोटल नंबर 40 ही रहेगा। सर इसी प्रकार 3 मीटर पर सेकेंड वालों को 50 रहेगा। इसी प्रकार सर किसी भी वेलोसिटी के आप मॉलिक्यूल्स उठाओ वो हमेशा सेम रहेंगे। इस बात को बच्चों अंग्रेजी में इन्होंने लिख के बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड, ये सारे के सारे अलग अलग मॉलिक्यूल बैठे हैं, इनको क्या किया, एक एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड के अंदर एक एक स्पीड बांट के गए, भाई तेरी ये स्पीड, तेरी ये स्पीड। तो ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन 1, जब इनको स्पीड बांटी गई। इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने अपनी टक्कर वक्कर करी, उनके बाद फिर से इसको स्पीड मिली, भाई तेरी टक्कर हुई है ये वाली स्पीड में। तो ये क्या हो गया, दोबारा एक और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड हुआ D2। ये कहता है D1 और D2, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट किसकी टर्म्स में रहेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में। इसने फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में जो जो स्पीड जितने मॉलिक्यूल्स को बांटी, तो सेकंड में भी उतनी ही स्पीड, उतने ही मॉलिक्यूल्स को वो स्पीड्स बांटेगा। यानी कि सर मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, चाहे एक जो मॉलिक्यूल है उसकी स्पीड बदल जाए। ये कह रहा है कि ऑन चेंजिंग इंडिविजुअल स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा। थोड़ी थोड़ी किसी ने जिसने भी लिखा है थोड़ा सा गलत लिख दिया, गैसेस लिखा है, लेकिन वो कहना यही चाहता है कि जी मॉलिक्यूल्स जो है उनकी स्पीड भले ही चेंज हो रही हो, स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बदलेगा। चलो सर ये वाला पॉइंट हो गया क्लियर। उसके बाद जो है बच्चों वेरिएबल स्पीड की बात की है और काइनेटिक एनर्जी की। वेरिएबल स्पीड तो बच्चों आपको दिख ही गया कि सर ये जो कोई भी मॉलिक्यूल था 2 मीटर पर सेकेंड वाला, ये भाग के अब 6 का हो गया। यानी कि सर वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। ये तो सर मेरे को पहले ही समझ में आ चुका है कि वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। अगर बच्चों वेलोसिटी जो है इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल 1/2 mv²। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर ये v इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, तो क्या ये काइनेटिक एनर्जी पूरी टर्म ये इसी से तो कंट्रोल होती है, इस v से, m तो कांस्टेंट होता है किसी का, तो बच्चों क्या ये भी बढ़ और घट सकती है। बच्चों बढ़ना और घटना कह रहा है वेरी करना, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल है। ये सिर्फ इतना कह रहा है कि अगर स्पीड वेरिएबल है तो काइनेटिक एनर्जी भी वेरिएबल होगी। ये बात सबको पता है कि अगर स्पीड वेरिएबल है तो काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल होगी। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी उसी के अकॉर्डिंग बदलती जाएगी। बच्चों ये हो गए 5 पॉइंट्स हमारे, 5 हो गई कि 6 हो गए, मास्टर को गिनती भी नहीं आती। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हो गए बच्चों। 7वां पॉइंट जो है वी होप कि हम लेक्चर से कवर करेंगे, रिकॉर्डेड से। आप कहोगे तो मैं आपको अभी लाइव में ही पढ़ा देता हूँ, लेक्चर में तो आपको मिल ही जाएगा। आप लोग बता दीजिए बच्चों, टाइम हो गया मुझे पता है 10 मिनट ऊपर। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ये पॉइंट और इसके क्वेश्चन भी करा देता हूँ, अदरवाइज रिकॉर्डेड में तो आपको मिलेगा ही। मैं पढ़ाऊं चाहे ना पढ़ाऊं अभी आपको रिकॉर्डेड में मिल जाएगा। पढ़ा दे, ठीक है। अभी इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं मैं। आज की क्लास ऑफिशियली अब खत्म हो गई, अब चल रही है बच्चों की परमिशन से।